रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब माइक्रो प्रोपेगेशन की बात, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स थे वो सब हम लोगों ने पढ़ लिए। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग एंटर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है सबको पता है, ठीक है। और आपको याद है हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताए हैं, डिफरेंसेस बताए हैं। तो जब हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े हैं तो वहीं पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी बातें कर दी, ठीक है। एक बार हमने फिर से एक ही साथ उनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख दिया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब बाई पेरेंटल होता है। हाँ कभी कभी क्या होता है, यूनिपेरेंटल है। लेकिन अगर भले ही यूनिपेरेंटल है लेकिन अपोजिट सेक्स तब भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एक मेल पार्ट होगा दूसरा क्या होगा, फीमेल पार्ट। अगर मानो कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर भी है, तो बाईसेक्सुअल फ्लावर भी है तो वहाँ पर मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर अलग है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर अलग है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। जैसे फ्लावर में आपको होता है कि स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये बात आपको पता है, ठीक है। तो अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से गैमेट्स भी जो फ्यूज होते हैं वो भी अपोजिट होते हैं। एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। तो अपोजिट इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के जेंडर से, सेक्स से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, कि टू अपोजिट सेक्स का वहां पर क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, ठीक है, और बाई पेरेंटल। तो यूजुअली बाई पेरेंटल है, कभी कभी यूनिपेरेंटल है, ठीक है। विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, ये भी बात हम आपके साथ कर चुके हैं। गैमेट का इन्वॉल्वमेंट जनरली होता है लेकिन कुछ केसेस में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता है। तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ नहीं है, आप लोगों ने 11th में फंजाई पढ़ रखा है। फंजाई में आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, सोमैटोगैमी पढ़ रखा है। तो फंजाई की सोमैटोगैमी में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें अब फंजाई में क्या कहते हैं, आप लोगों ने ये जितने भी हायर फंजाई पढ़े हैं, एस्कोमाइस्टिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, वहाँ पर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन सेल फ्यूजन था, तभी तो वहाँ पर कैरियोगैमी क्या हो जाती थी, डिले हो जाती थी, ठीक है। तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और कई बार गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इवेंट से कैरेक्टराइज होता है, वो हमने आपके दिमाग में बार बार फिट किया है। एक फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या है, मियोसिस, ठीक है। तो अगर किसी का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये दो इवेंट हर हाल में चलेंगे, मियोसिस भी चलेगा, फर्टिलाइजेशन। कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सिंगल इवेंट से क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। अगर आप सोचो कि सिर्फ मियोसिस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए तो नहीं हो सकता है। सिर्फ फर्टिलाइजेशन है और उसकी लाइफ साइकिल में कभी मियोसिस ना हो तब भी नहीं होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तब भी मियोसिस भी होगी और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि मियोसिस किस वजह से रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे हायर प्लांट के केस में मियोसिस जो होती है वो स्पोर फॉर्मेशन के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मतलब प्लांट के केस में मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के लिए है और एनिमल के केस में मियोसिस यूजुअली किस बात के लिए है, गैमेट बनाने के लिए है। हाँ, अब किसी को लग रहा होगा कि क्या प्लांट प्लांट के केस में जैसे हमने बताया मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के लिए, तो स्पोर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। आपने पूरे प्लांट किंगडम में जब भी स्पोर का फॉर्मेशन किया है, तो पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक जब भी आपने स्पोर का फॉर्मेशन किया है तो वो कब किया है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके लिए आप प्लांट किंगडम को फिर से रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी चलिए इन बातों को हम वैसे आपके सामने अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई पेरेंटल होता है, समटाइम्स यूनिपेरेंटल होता है, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होता है। सेल्फ फ्यूजन एंड मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आपको कुछ बातें रिलेट करते हैं। ये जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये किस फेज को लेकर आता है, ट्विन फेज को लेकर आता है। ये बात आपकी सेल डिवीजन में भी लिखा हुआ है। सेल डिवीजन में लिखा हुआ है ना कि जो भी लाइफ साइकिल होती है उसमें डिप्लॉयड फेज को रिस्टोर कौन करता है, फर्टिलाइजेशन, और हैप्लॉयड फेज को कौन मेंटेन करता है, तो मियोसिस। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो टू एन, ये दोनों तो जरूर होंगे। अगर फ्यूजन होगा मतलब फर्टिलाइजेशन होगा तो टू एन फेज आएगी, और अगर मियोसिस होगा तो क्या आएगी, एन फेज। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो टू एन फेज भी आएगा और एन फेज। अगर प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तो टू एन आएगा, फिर एन आएगा, फिर टू एन आएगा, फिर एन आएगा, ठीक है। तो उसी को ही तो क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर जनरेशन किससे रिलेटेड है, तो जनरेशन का मतलब हैप्लॉयड फेज होता है और क्या होता है, डिप्लॉयड फेज। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता लग गया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2n और n फेज आएंगी, और 2n और n फेज आने का एक दूसरे के अल्टरनेट होने का मतलब ही हम लोग क्या समझते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किससे लिंक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको याद आ रहा होगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपके सिलेबस में 3 टाइप से है, हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, तो आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लिंक किया। वेरिएशन कॉस्ट भाई, तो हमने आपको बताया वेरिएशन होने की वजह फर्टिलाइजेशन भी है, मियोसिस भी है। मियोसिस में क्रॉस ओवर हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया होगा कि क्रॉस ओवर वेरिएशन की वजह है। अब आप बड़े हो गए हो, जेनेटिक्स आपने पढ़ रखी होगी, उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाया गया होगा। आपको पता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी वेरिएशन आता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से भी वेरिएशन आता है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आपको कब ऑब्जर्व होगा, तो मियोसिस के टाइम पर आपको ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप जेनेटिक्स में देख लेना, ठीक है। क्रॉस ओवर हो गया, इंडिपेंडेंट। हमने जानबूझकर यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि कई बार जैसे ही मियोसिस आता है हम लोग के दिमाग में क्रॉस ओवर तो आ जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको जनरली किताबों में या कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप हमेशा याद रखना कि मियोसिस में जो वेरिएशन आने की वजह है, तो मियोसिस के थ्रू जब वेरिएशन आता है तो उसमें दोनों फैक्टर इन्वॉल्वमेंट है। क्रॉस ओवर एक अलग बात होती है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक अलग बात होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, इलाबोरेट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट्स हैं, अब देखो अगर हम लोग जनरल देखें, तो अगर हम लोग जनरली देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के लिए, तो सबसे पहले उसमें गैमीट का क्या होना है, फॉर्मेशन होना है। जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा फिर उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर होना है, मेल और फीमेल को एक दूसरे के पास पहुंचाना है। गैमीट ट्रांसफर के लिए कई बार पॉलिनेशन होता है, तो वो भी अपने आप में टाइम टेकन प्रोसेस है। फिर गैमेट ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और कई बार प्लांट के केस में आपने देखा है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले एंजियोस्पर्म में किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ताकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या मिल सके, नरिशमेंट मिल सके। इससे आपके को समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में स्लो प्रोसेस है, इलाबोरेट प्रोसेस है, और कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। ये जो बात है आपको बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट, तो वहाँ पर आपको बायोटेक या फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक तरह का प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम ही है। तो वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा कि हम लोग सीधे जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि आपको स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट में पढ़ाया जाएगा कि हम लोग जीन ट्रांसफ़र किसके थ्रू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो आज की डेट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जीन ट्रांसफ़र ना करके सीधे जेनेटिक इंजीनियरिंग से करते हैं, और ऐसा इस वजह से है। क्यों है ऐसा, इस वजह से, उसकी एक वजह यही है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में स्लो है, इलाबोरेट है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसके थ्रू भी अगर हम लोग किसी भी वैरायटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है, टाइम। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम बता नहीं रहे थे कि हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में हम लोग जो सुपीरियर प्रोजेनी को बनाते हैं, तो सुपीरियर प्रोजेनी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जानते हो क्यों बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में जो हम लोग सुपीरियर प्रोजेनी को बनाते हैं, तो सुपीरियर प्रोजेनी को बनाने के लिए, सुपीरियर प्रोजेनी को बनाने का जो तरीका है वो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग है। और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग किस पर बेस्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है। तो जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड होगा वो अपने आप में क्या होगा, टाइम टेकन प्रोसेस होगा। उसमें बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो ध्यान रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में स्लो है, इलाबोरेट है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या हैं, इवेंट्स इंक्लूडेड है, वो हमने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट, फेजेस इन लाइफ साइकिल। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल में, ठीक है, कौन कौन सी फेजेस आती हैं। तो पूरी लाइफ साइकिल में, या फिर आपने लाइफ स्पैन से स्टार्ट किया था ना, तो कौन कौन सी लाइफ, तो सबको पता है ये बात, तो बहुत ही बेसिक है, आपको पता है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस फेज में रहता है, जुवेनाइल फेज में रहता है, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज को ही हम लोग प्लांट के केस में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ठीक है। जुवेनाइल फेज को हम लोग कह सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, तो जुवेनाइल फेज को हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव। अच्छा, प्लांट के केस में आप समझो, प्लांट के केस में जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में कैसे फर्क, आपने किसी एंजियोस्पर्म में आ जाओ, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में आपने किसी फ्लावरिंग प्लांट को लगाया, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के सीड को लेकर आए, सीड जर्मिनेट करेगा, नया प्लांट बनेगा। जैसे ही नया प्लांट बनेगा, जैसे ही सीडलिंग होगी, एक स्मॉल प्लांटलेट अराइज होगा, तो क्या तुरंत उसमें फ्लावरिंग होने लगती है, तो बिल्कुल नहीं, पहले वो धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना, फिर काफी समय के बाद उसमें फ्लावर आएगा, ठीक है। तो जब तक उसमें फ्लावर ना आए, ठीक है, तो सीडलिंग के बाद
और फ्लावरिंग से पहले तक का ये जितना भी फेज था, इसको हम लोग कौन सी फेज मानेंगे? इसको हम लोग जुवेनाइल फेज मानेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या मानेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इवन ये हम लोगों में भी होता है। हम लोगों में, आप लोगों को जूलॉजी में प्यूबर्टी पढ़ाया जाता होगा ना, तो प्यूबर्टी का मतलब है मैच्योरिटी का आना, ठीक है। तो प्यूबर्टी एज जो होती है, जैसे मेल और फीमेल में अलग अलग है, जैसे 8 ईयर 13 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे प्यूबर्टी एज बताई जाती है। तो आपको पता है क्या होता है वहाँ पर? तो वहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन के भी केस में क्या होता है कि मेच्योरिटी तक आने में क्या लग जाता है? टाइम लगता है। तो उस फेज़ को जब तक वो मेच्योर नहीं होता है, जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर नहीं करता है, जब तक कि उसकी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस, आप सीधे मानो ह्यूमन के केस में जब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो जब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उसका मतलब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टेज आ गई? प्यूबर्टी, मतलब कौन सी स्टेज आ गई? रिप्रोडक्टिव फेज़ आ गई, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले जितना भी ग्रोथ फेज होता है, तो जितना भी ग्रोथ पीरियड होता है, तो उसको हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं, या फिर उसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और इसी को ही हम लोग प्लांट में क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी फेज आती है? तो ऑब्वियस है कि कौन सी फेज आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मेच्योर होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके मेच्योर होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन होगा, और फिर रिप्रोडक्टिव फेज में रहने के बाद, ठीक है, तो काफ़ी समय के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन सी फेज आने लगती है? सेनिसेंस फेज आने लगती है, ठीक है। और जैसे उसमें सेनिसेंस फेज आने का मतलब है कि ओल्ड एज आने लगेगा। और सेनिसेंस फेज में क्या होगा कि उसकी पूरी जो ग्रोथ है वो क्या होने लगेगी? डिटीरियोरेट होने लगेगी, सब खत्म होने लगेगा। और धीरे 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 सेनिसेंस के बाद उसमें क्या हो जाएगी? तो एक अल्टीमेट स्टेज में वो पहुंच जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं। तो सबसे पहले बर्थ है, फिर उसके बाद जुवेनाइल फेज है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज है, और फिर सेनिसेंस फेज है, और फिर फाइनली क्या है? डेथ है, ठीक है। तो बर्थ और डेथ के बीच में ये 3 स्टेजेस आती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताएं, ये तो ऑर्गेनिज्म के लिए लिखा हुआ है। अगर आप एक सेल की भी जिंदगी को देखोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर, ठीक है, जरूर सोचना, इस वजह से आप इसके बारे में सोचना, क्योंकि क्योंकि आपको पता है जो आप लोगों को वो पढ़ाया गया है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक सेल में मेरिस्मेटिक फेज, एलोंगेशन फेज, मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो एक सेल की भी लाइफ साइकिल में ये तीनों फेज, जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो तो सेल डिवीजन में भी, तो यहाँ पर जो हम आपको कह रहे हैं कि आपको सोचना है, तो किसके बारे में सोचना है? एक सेल के बारे में। तो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में ये 3 फेजेस नहीं आती है, एक सेल की भी लाइफ साइकिल में क्या आती है? ये 3 फेजेस आती हैं। आप देखो ऐसे समझ सकते हो, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी, जैसे ही डॉटर सेल बनी उसका बर्थ हुआ, फिर जो सेल डिवीजन में आई फेज होता है, इंटर फेज होता है, तो आप उसको उसकी जुवेनाइल फेज समझ सकते हो। फिर जो एम फेज होता है, तो एम फेज को आप उसकी क्या समझ सकते हो? रिप्रोडक्टिव फेज समझ सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो धीरे धीरे उसकी क्या हो जाएगी? तो धीरे धीरे उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, तो बहुत दिनों तक रिप्रोडक्टिव फेज में रहेगा, और फिर फाइनली एक दिन उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो एक सेल की भी लाइफ साइकिल में इतनी सारी फेजेस आती हैं, और इवन ऑर्गेनिज्म की भी लाइफ साइकिल में इतनी सारी फेजेस आती हैं। कह दो कि हम क्यों इतना सोचने के लिए आपसे कहते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंगली आप देखो तो हमारी बॉडी बिलियन ऑफ सेल से बनी है, और एक अकेली सेल जो काम कर रही है, एक अकेली सेल की दुनिया जैसी है, वैसी ही दुनिया हमारी भी है। मतलब अगर हम लोग देखें तो एक सेल और हम में फंडामेंटल क्या है? सिमिलरिटी है। बस क्या है कि हम एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हैं, और वो क्या है? हम खुद कई सारी सेलों से मिलकर बने हुए हैं, और वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेल है। बस उस सेल में और इसमें हम में फ़र्क क्या है? तो बस फ़र्क ये है कि हम ज़्यादा एफिशिएंट है, और वो हमसे लेस एफिशिएंट है। हम लोगों में क्या हुआ है? कई सारे सेलों के इंटरेक्शन और इमर्जेंस से बहुत सारे क्या हो गए हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, और बहुत सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होने की वजह से, तो कई सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इस नेचर की ब्यूटी को क्या कर पा रहे हैं? एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप ये पता नहीं आप वहाँ तक जा पाओ कि ना जा पाओ, उतना आप सोच पाओ। अगर हम सोचे तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एक छोटी सी जो एक अकेली सेल है, उसी की डिज़ायर रही होगी कि हम इस दुनिया की मैक्सिमम डाइवर्सिटी को क्या करें, या इस दुनिया में जितने भी मैक्सिमम डायमेंशंस मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए उस अकेली सेल ने इंटरेक्ट किया, टिश्यू बनाया, फिर इंटरेक्ट किया, ऑर्गन बनाया, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया, और फिर क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म बनाया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा एक
एग्जिस्टेंस थोड़े ना है, हमारी डिजायर थोड़े ना है। अगर हमारी डिजायर है तो हमारी डिजायर से बहुत पहले किसकी डिजायर है, उस सेल की डिजायर है। तो कहीं ना कहीं हम क्यों इस दुनिया में हैं, तो एक जो छोटी सी सेल है ना, एक यूनिसेलुलर फॉर्म, उसकी डिजायर थी कि हम इंटरेक्ट करके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाए ताकि हम इस दुनिया को क्या कर पाएं, एक्सप्लोर कर पाएं। तो इसका मतलब है कि हम खुद किसी की विश हैं, हम किसकी विश हैं, एक यूनिसेलुलर फॉर्म की हम विश हैं। अब मेरी ये बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में कभी ना कभी आएगा। जुवेनाइल फेज, तो अब हम लोग आते हैं जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज में यही लिखा हुआ है कि हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचने से पहले, ठीक है, एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी को अटेन करना पड़ता है। और जिस फेज में वो इस ग्रोथ को अटेन करता है उसी फेज को हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू अटेन सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर दे रिप्रोड्यूस। तो आपको समझ में आ गया। तो ऑर्गेनिज्म हैव टू reach a certain stage of growth and maturity before they reproduce sexually, ठीक है। तो उस फेज को हम लोग, जिस फेज में वो ग्रोथ को अटेन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। अब कहते हैं ये जो जुवेनाइल फेज का जो पीरियड होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये तो बात आपको बहुत बेसिक सी लगती होगी, है ना। तो इट्स ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों को जुवेनाइल फेज समझ में आ गया। और प्लांट में इसी जुवेनाइल फेज को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। इन प्लांट दिस जुवेनाइल फेज इज या दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव स्टेज। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में समझ गए ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। और रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, किससे, गैमेटोजेनेसिस से। एनिमल में हम लोग गैमेटोजेनेसिस से समझ सकते हैं, और प्लांट के केस में हम लोग स्पोर फॉर्मेशन से समझ सकते हैं। और हायर प्लांट, सबसे हायर प्लांट एंजियोस्पर्म में हम सीधे फ्लावरिंग से समझ सकते हैं। तो जिस दिन फ्लावरिंग हो जाए, ठीक है, फ्लोरल बड आ जाए, तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सी फेज आ गई है, रिप्रोडक्टिव फेज आ गई है, ठीक है। तो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज एंड ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज मार्क्ड बाय, तो इज मार्क्ड बाय क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल बड और फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड मैच्योर इन दिस स्टेज। इन हायर प्लांट्स एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, हायर प्लांट में यहाँ पर आप अब फ्लावर है, तो फ्लावर है तो ऑब्वियस है कि आप किसके बारे में सोचना, एंजियोस्पर्म के बारे में सोचना, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में, तो एंजियोस्पर्म में एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल जैसे ही एंड होगा वैसे ही रिप्रोडक्टिव। एंड ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज मार्क्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फ्लावर। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कहते हैं बेस्ड ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। अच्छा, अभी रिप्रोडक्टिव फेज की हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेनेसेंस फेज लास्ट में। रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ डिस्कशन है यहाँ पर किया गया है। तो बेस्ड ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न, कहते हैं टू टाइप्स के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एक मोनोकार्पिक होता है और एक पॉलीकार्पिक। तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पर टू टाइप्स के प्लांट है, एक मोनोकार्पिक है एंड एक पॉलीकार्पिक। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसका एप्लीकेशन है। मोनोकार्पिक प्लांट कौन होते हैं, तो मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। और एक बार फ्लावरिंग करने के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे और फिर उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट, है ना। तो मोनोकार्पिक प्लांट फ्लावर वंस इन इट्स लाइफ साइकिल। तो मोनोकार्पिक एक बार फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल तो मोनोकार्पिक का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जितने भी एनुअल एंड बाइनियल होते हैं, एनुअल समझते हो, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल आपको पता होगा। एनुअल का मतलब होता है जिसकी जिंदगी, जिसका लाइफ स्पैन 1 ईयर या 1 ईयर से के अंदर ही हो, ठीक है। जैसे किसी का लाइफ स्पैन 3 to 4 मंथ्स है तो वो भी एनुअल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। या जिसका लाइफ स्पैन 1 ईयर है या 1 ईयर से कम है तो वो एनुअल हो जाएगा। और फिर जिसका लाइफ स्पैन 2 ईयर है तो वो क्या हो जाएगा, तो 2 ईयर होने वाला बाइनियल हो जाएगा। और जिसका लाइफ स्पैन 2 ईयर से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिनियल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो एनुअल एंड बाइनियल होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, मोनोकार्पिक, ठीक है। अब एनुअल में अगर हम लोग आ जाते हैं तो व्हीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। अगर हम बाइनियल में आ जाए तो रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, हेनबेन हो गया, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, बाइनियल। तो ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल आर मोनोकार्पिक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने ये क्यों बनाया है, यहाँ पर ऐसा क्या है कि आपको सोचना है। तो यहाँ पर आपको जानते हो क्या सोचना है, अगर आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे लास्ट हेडिंग याद हो, वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो उसी टॉपिक से आपका 11 खत्म हुआ होगा, वर्नलाइजेशन, शायद आपको डिफिकल्ट भी लगा होगा। तो वर्नलाइजेशन के केस में जानते हो, तो वर्नलाइजेशन के केस में हम लोगों ने वर्नलाइजेशन को समझने के बाद ही तो बाइनियल को
किस में कन्वर्ट किया था, एनुअल में कन्वर्ट किया था। आपको पता है जितने भी बाइनियल होते हैं वो मोनोकार्पिक है, रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, तो पूरे 2 साल तक वेजिटेटिव फेज में रहते हैं और फिर रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसमें से क्या होते हैं कि वो दूसरे साल का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको बिफोर फ्लावरिंग कोल्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बिफोर फ्लावरिंग कोल्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसी रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वर्नलाइजेशन से समझते हैं। तो आपको पता है कि ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है ये हम लोग आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं। 1 ईयर की ग्रोथ जब हो जाए तो उसी समय हम लोग 1 ईयर की ग्रोथ से पहले ही उसे आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट दे देंगे तो उसमें रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंड्यूस कर लेते हैं। तो उसको पूरे दूसरे साल तक का नहीं करना पड़ता है, फिर वो दूसरे साल में फिर से विंटर सीजन के आने का उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जितने भी बाइनियल प्लांट होते हैं उसको हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट देके, अगर उनमें वर्नलाइजेशन है तो उसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट दे के बाइनियल से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनुअल में। तो पूरा 1 ईयर बच जाता है, तो उस क्रॉप फील्ड को हम लोग किसी दूसरी क्रॉप को ग्रो कराने में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो प्रोपेगेशन है वो भी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इसी बात को हमने आपको यहाँ पर इस वजह से बनाया है ताकि आपको किसके बारे में सोचना है, यहाँ पर आपको सोचना है वर्नलाइजेशन, ठीक है, वर्नलाइजेशन। तो यही लिमिटेशन है, किसकी लिमिटेशन है कि जो बाइनियल होते हैं ना, तो ये बाइनियल मोनोकार्पिक होते हैं। तो ये बाइनियल मोनोकार्पिक होने की वजह से ही, और बाइनियल मोनोकार्पिक है, और अगर वो वर्नलाइजेशन को शो करता है बिफोर फ्लावरिंग कोल्ड रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग बाइनियल को एनुअल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑल एनुअल एंड बाइनियल क्या होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। पॉलीकार्पिक है। अब ये जितने भी पेरिनियल होते हैं, तो पेरिनियल मोस्टली कैसे होते हैं, तो पेरिनियल मोस्टली कैसे होते हैं, पॉलीकार्पिक होते हैं, ठीक है। कुछ पेरिनियल होते हैं जो कि क्या होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं, ठीक है। पेरिनियल मोस्टली पॉलीकार्पिक होते हैं। पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होता है, तो पॉलीकार्पिक का मतलब है जो अपनी लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ स्पैन में कई बार क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। तो कई बार फ्लावरिंग करते हैं, आपको पता है उनमें सीजनल फ्लावरिंग होती है, सीजनल फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल, ये एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, ग्रेप वाइन हो गया, ये सब पेरिनियल पॉलीकार्पिक के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो पेरिनियल पॉलीकार्पिक जो होता है वो रिपीटेडली क्या करता है, तो रिपीटेडली वो फ्लावरिंग करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पेरिनियल है, कई सालों तक जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। उसका सबसे कॉमन एंड पॉपुलर एग्जांपल है बैम्बू, जिसको हम लोग बैम्बूसा टुल्डा के नाम से जानते हैं। तो बैम्बू और बैम्बूसा टुल्डा, तो बैम्बूसा टुल्डा जो है वो 50 to 100 ईयर्स तक वेजिटेटिव फेज में रहता है। आफ्टर 100 ईयर्स वो क्या करता है, उसमें रिप्रोडक्टिव फेज आती है, फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो पेरिनियल मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, तो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जिसको नीलकुरेंजी कहते हैं, तो ये जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीलकुरेंजी है ये 12 साल तक वेजिटेटिव फेज में रहता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, और रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद ये फ्लावरिंग करता है और फिर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। ये जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीलकुरेंजी है ना, इसके जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही अपीलिंग होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, और इसमें मास फ्लावरिंग होती है, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है ना कि पूरे जहाँ पर भी ये होते हैं ना वहाँ पर पूरी चारों तरफ ऐसा लग जाता है कि एक ब्लू कलर की चादर बिछ गई है, ब्लू स्ट्रेचेस जैसा नज़र आने लगता है ना। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हिली एरियाज ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो जब इनमें फ्लावरिंग होती है ना तो वो पूरे हिली एरियाज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू स्ट्रेचेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नीलकरंजी की जो फ्लावरिंग हुई थी वो लास्ट फ्लावरिंग सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था। अब एनसीईआरटी तो बहुत पहले से उसने लिख रखा है, बहुत साल पहले का डेटा, मतलब 2018 से पहले ही उसने प्रिंट किया है 2006, ठीक है। अब 2006 है और 12 साल में फ्लावरिंग करता है, इसका मतलब 2018 में फ्लावरिंग हुई होगी, तो यस। और 2018 गुजर चुका है, ये तो 2020 चल रहा है, ठीक है। तो फिर कहने का मतलब है कि 2018 में फ्लावरिंग हो चुकी है सितंबर अक्टूबर 18 में। तो हमने यहाँ पर सितंबर अक्टूबर 2006 ना लिखकर सितंबर अक्टूबर 2000 क्या लिखा है, 18। तो अगर आपसे पूछा जाए लास्ट फ्लावरिंग कब हुई है, तो 2006 मत कर देना, क्या करना, आप 2018 करना, ठीक है। अब अगली फ्लावरिंग कब होगी, तो ऑब्वियस इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 12 जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 30। तो अब अगली फ्लावरिंग इनकी कहाँ पर होगी, 30 में। अगली फ्लावरिंग का मतलब समझते हो ना कि उनकी फ्लावरिंग होगी, फ्रूट का फॉर्मेशन होगी, आप सीड जर्मिनेट करेंगे, फिर से नए फ्लावर होंगे, 12 साल तक ग्रोथ करेंगे, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी।
तो few perennial plant are also monocarpic. Bambusa tulda, bamboo. Strobilanthes kunthiana, Nilkuranji. Bambusa live vegetatively for 50 to 100 years, flower and fruit abundantly and then die. Nilkuranji, flowering converts hilly areas like Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches as it shows mass flowering. ठीक है, लास्ट टाइम इट फ्लावर्ड इन सितंबर अक्टूबर 2018। तो 6 आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, 18 में। समझ गए ना क्यों कन्वर्ट किया है। पॉलीकार्पिक प्लांट है ना, तो पेरिनियल प्लांट आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी फ्लावर रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो पेरिनियल प्लांट होते हैं ना, जैसे पॉलीकार्पिक उधर भी लिखा हुआ था, ये मोनोकार्पिक ही है। तो ये जो दो एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने हेडिंग बनाई है मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक, तो ये जो थे ये एनुअल मोनोकार्पिक, बाइनियल मोनोकार्पिक, और ये जो एग्जाम्पल है ये पेरिनियल मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, पेरिनियल मोनोकार्पिक। ठीक है, अब हम लोग मोनोकार्पिक के बाद अब अगली हेडिंग हमने क्या बनाई, तो पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी फ्लावर रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो फ्लावरिंग बार बार होगी रेगुलर इंटरवल में। ठीक है, और ये जो जितने भी होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं। तो ये पेरिनियल पॉलीकार्पिक है। ठीक है, तो वेरी फ्यू पेरिनियल प्लांट्स विच फ्लावर्स। ठीक है, तो पेरिनियल फ्लावरिंग में पहले ये पॉइंट देखिए, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेपवाइन हो गया, एक्सेट्रा है ना। तो ये क्या होते हैं कि किसी रेगुलर इंटरवल में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी पेरिनियल होते हैं, बहुत कम ऐसे पेरिनियल होते हैं जो थ्रू आउट फ्लावरिंग करते हैं। तो अ वेरी फ्यू पेरिनियल प्लांट विच फ्लावर क्या हो जाएगा, थ्रू आउट ईयर। और उसमें कौन हो जाएगा, तो उसमें कौन आता है, चाइना रोज आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉलीकार्पिक है, लेकिन ये सारे के सारे कैसे पॉलीकार्पिक है, तो पेरिनियल पॉलीकार्पिक। पेरिनियल मोनोकार्पिक भी है, पेरिनियल पॉलीकार्पिक भी है। मोस्टली पेरिनियल कैसा है, ठीक है, तो अगर आपको करना है कि मोस्टली पेरिनियल कैसा है, तो मोस्टली पेरिनियल कैसा है, तो मोस्टली पेरिनियल पॉलीकार्पिक है। ठीक है, ओके, लेकिन पेरिनियल पॉलीकार्पिक भी है और मोनोकार्पिक भी है, लेकिन एनुअल एंड बाइनियल हमेशा ही क्या है, मोनोकार्पिक। ठीक है, तो बहुत फास्ट रिवीजन हम लोग आज का कर लेते हैं। पॉलीकार्पिक तो समझ गए, पॉलीकार्पिक क्या है, जो रिपीटेडली फ्लावर करेगा। बहुत कम ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग करते हैं, चाइना रोज, और इसके एग्जांपल मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ग्रेपवाइन हो गया। ठीक है, मोस्टली पेरिनियल कैसे होते हैं, तो मोस्टली पेरिनियल कैसे होते हैं, पॉलीकार्पिक होते हैं और रेगुलर इंटरवल में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन कुछ पेरिनियल होते हैं जो कि मोनोकार्पिक होते हैं, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना और बैम्बूसा। 12 ईयर और 52 100 ईयर्स दोनों का वेजिटेटिव फेज का टाइम है। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना नीलकुरंजी ने लास्ट टाइम कब फ्लावरिंग की थी, कहाँ मौजूद होते हैं, ब्लू स्ट्रेचेस इससे कैसे रिलेटेड है, वो सब आपको समझ में आता है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के पैटर्न पे दो टाइप के, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक का मतलब है कि फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ साइकिल हो जाएगा, फ्लावर वंस इन देयर लाइफ साइकिल हो जाएगा, एंड फ्लावर सेवरल टाइम्स इन देयर लाइफ साइकिल हो जाएगा। ये आपको समझ में आता है। ठीक है, एनुअल बाइनियल में हमने बाइनियल मोनोकार्पिक वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम लोगों, अगर उसमें विंटर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कोल्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम लोगों ने आर्टिफिशियली देकर किस में कन्वर्ट किया है, बाइनियल से एनुअल में, है ना। तो ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमको वर्नलाइजेशन में भी ये पॉइंट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज तो हम लोगों ने देखा कि प्लांट के केस में, एंजियोस्पर्म के केस में हम लोग फ्लावरिंग या फ्लोरल बड को देखकर ये समझ सकते हैं कि जुवेनाइल फेज खत्म हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इस फेज में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जुवेनाइल फेज को प्लांट में हम लोग वेजिटेटिव स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जुवेनाइल स्टेज को या जुवेनाइल फेज कब कहते हैं, तो बिफोर रिप्रोडक्टिव, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज आती है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू अटेन सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, इट्स ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट पीरियड। फेजेस इन लाइफ साइकिल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हमने कहा जो ऑर्गेनिज्म में मौजूद है वही किस में मौजूद होता है, सेल में मौजूद होता है। इसके बारे में हमने आपसे कहा है कि आप अच्छा खासा सोचना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है वो सब आपको पता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हमने फिर से लिंक किया। स्लो इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। वेरिएशन किस किस वजह से आता है वो सब बातें हमने आपको बता दिया। जो टिश्यू कल्चर है उसका डीमेरिट क्या होता है, वो ससेप्टेबल होते हैं किसी भी चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए या किसी भी डिसीज के लिए। हाइब्रिड विगर को मेंटेन करना है तो हम लोग टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करेंगे। इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट बनाना है तो टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करेंगे। फास्ट प्रोपेगेशन
प्रोपेगेशन में हम लोग टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करेंगे। टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? स्टीवर्ट ने दिया है। कैरेट प्लांट में हम फ्लोएम पैरेन्काइमा को अलग करा के, इन्होंने फ्लोएम पैरेन्काइमा को सेपरेट करा के न्यू प्लांट को क्या कराया है? अराइज कराया। हमने आपको डी डिफरेंशिएशन बताया, री डिफरेंशिएशन बताया, टोटीपोटेंसी बताया, कैलस के बारे में पढ़ाया। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये तो आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हो। बहुत ही फास्ट प्रोपेगेशन है। एक्स प्लांट में किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट को ले सकते हैं, कोई भी मेरिस्मेटिक पार्ट हो सकता है, परमानेंट पार्ट हो सकता है। इसको माइक्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ही स्मॉल पार्ट को भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होता है, कैलस का मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग नए प्लांट को कैसे अराइज करा देते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग फेज कम्स अंडर वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बता दिया था ना कि वेजिटेटिव फेज को ही हम लोग कौन सी फेज समझते हैं? जुवेनाइल फेज। ठीक है, प्लांट में जुवेनाइल फेज को ही हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद कौन सी फेज आती है? रिप्रोडक्टिव फेज। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज देख रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावरिंग ही मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। आपने पढ़ा है कि फ्लावरिंग ही हमें इंडिकेट करता है एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, और फ्लावरिंग ही हमें इंडिकेट करता है स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो फ्लावरिंग जो है वो बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज है। अब जब आपको पढ़ा था, आपने पढ़ा था उसमें मोनोकार्पिक होते हैं, पॉलीकार्पिक होते हैं। तो मोनोकार्पिक तो सिर्फ वन टाइम फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये जो पेरिनियल पॉलीकार्पिक होते हैं ना, तो पेरिनियल पॉलीकार्पिक जो होते हैं वो एक से ज़्यादा बार क्या करते हैं? फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, तो पेरिनियल पॉलीकार्पिक में क्या होता है? बहुत ही कम ऐसे हैं जो थ्रू आउट फ्लावरिंग करते हैं, और बाकी मोस्ट ऑफ द पेरिनियल पॉलीकार्पिक जो होते हैं वो कुछ समय के बाद एक रेगुलर इंटरवल में क्या करते हैं? फ्लावरिंग करते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल में फ्लावरिंग करते हैं। तो फिर एनसीईआरटी ने यही क्वेश्चन कहा है कि मान लीजिए एक बार प्लांट में फ्लावरिंग हो गई, ठीक है, फिर अगली फ्लावरिंग आएगी। तो एक बार की फ्लावरिंग और अगली फ्लावरिंग के बीच तक का जो टाइम फेज है, जो टाइम गैप है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो अब ये देखा जाता है कि ये जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है, ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड को हम रिप्रोडक्टिव फेज का पार्ट मानेंगे, या फिर हम फिर से सोचेंगे कि जो नेक्स्ट फ्लावरिंग है उसके जस्ट पहले वाला जो टाइम है जिसे हम इंटर फ्लावरिंग कह रहे हैं, क्या वो जुवेनाइल फेज तो नहीं है? ठीक है, तो इस तरह का कंफ्यूजन किसी के दिमाग में डेवलप हो सकता है कि जो सेकेंड टाइम में फ्लावरिंग होगी, तो सेकेंड टाइम की फ्लावरिंग के जस्ट बिफोर वाला जो फेज है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग समझते जुवेनाइल देन रिप्रोडक्टिव, तो फिर से हम लोग सेकेंड टाइम की फ्लावरिंग के बिफोर वाले फेज को जुवेनाइल की तरह कंसिडर न करने लग जाए, वेजिटेटिव की तरह कंसिडर न करने लग जाए। अगर हम ऐसा कंसिडर कर भी रहे हैं, तभी आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है कि फिर वो जो दो फ्लावरिंग के बीच, दो सक्सेसिव फ्लावरिंग के बीच में जो टाइम है जिसे हम लोग इंटर फ्लावरिंग पीरियड कह रहे हैं, उसे हम लोग वेजिटेटिव फेज का पार्ट मानेंगे या फिर रिप्रोडक्टिव फेज का। तो ये बहुत क्लियरली ये बात है कि जब बर्थ से लेकर डेथ तक जो लाइफ स्पैन है, जब वो एक बार आगे बढ़ता है, जो स्टेजेस एक बार आ चुकी होती है, तो वहाँ पर हम लोग फिर से पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव आ गया, तो अब हम लोग रिप्रोडक्टिव से वापस किस में नहीं जा सकते हैं? जुवेनाइल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव आएगा, और रिप्रोडक्टिव के बाद क्या आ जाएगा? सेनेसेंस फेज आ जाएगा। तो ऑब्वियस है कि अगर एक बार फ्लावरिंग हो गई, इसका मतलब प्लांट में जब एक बार रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, तो फिर उसके बाद अब प्लांट में जब तक फ्लावरिंग होगी, ठीक है, तो जब तक उसकी लाइफ साइकिल में, जब तक उसके लाइफ स्पैन में फ्लावरिंग चलती रहेगी, उस फेज को हम लोग कौन सी फेज मानते रहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज ही कंसिडर करेंगे। और फिर आफ्टर फ्लावरिंग क्या हो जाएगा? तो आफ्टर फ्लावरिंग जो है, या आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज सेनेसेंस फेज आएगा, और सेनेसेंस फेज के बाद क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसमें किसी भी तरह से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटर फ्लावरिंग फेज को हम लोग किसका पार्ट मानेंगे। तो हम लोग किसका पार्ट मानेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज का ही पार्ट मानेंगे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड प्लांट में आता क्यों है? ठीक है, तो इंटर फ्लावरिंग पीरियड को हम लोग इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक तरह का कैसा फेज होता है? रिकवरी फेज होता है। रिकवरी फेज का मतलब ये है, हम मान सकते हैं कि प्लांट ने एक बार फ्लावरिंग कर ली, एक बार फ्रूट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, फिर जब उसको नेक्स्ट फ्लावरिंग करनी है, तो नेक्स्ट फ्लावरिंग करने के लिए वो फिर से रिसोर्सेज को क्या करता है? सोर्सेज को फिर से क्या करता है? डेवलप करता है। ठीक है, तो रिकवरी फेज को हम लोग क्या मान सकते हैं कि प्लांट्स बिल्ड अप रिसोर्सेज फॉर फ्लावरिंग अगेन, कि प्लांट जो है वो फिर से फ्लावरिंग करने के लिए रिसोर्सेज को क्या करता है? बिल्डअप कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग रिकवरी फेज के बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं। और ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा और भी जाकर डेप्थ में सोचें,
ठीक है, इस बात को हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग पर्सनल लेवल पर इस बात को सोच लेंगे कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड प्लांट के पास क्यों है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि उस समय फ्लावरिंग का सीजन नहीं है, इसका मतलब है कि उस समय वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है जो फ्लावरिंग के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि वो एक तरह से रेस्टिंग फेज है, किस बात के लिए, नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए। वो अपने आप में किसके जैसा हो जाएगा, कुछ रेस्टिंग जैसा हो जाएगा। तो कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है, कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेस्टिंग के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मींस फॉर पेरिनेशन से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं कि ये एडवर्स कंडीशन के लिए क्या हो सकता है, अडेप्टेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम रिकवरी फेज को सीधे मींस ऑफ पेरिनेशन से कनेक्ट नहीं करेंगे। बस अब आप ये समझ लेना कि हाँ, रिकवरी फेज भी एक तरह से उसका रेस्टिंग फेज है या फिर रिसोर्सेज को वापस से बिल्डअप करने का टाइम पीरियड है, ताकि फिर से वो क्या कर सके, फ्लावरिंग कर सके, ठीक है। तो इससे हम लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के रिफ्लेक्स एसेक्सुअल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कैसा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, या फिर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, रिलेटिवली ज़्यादा होती है। और ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए ही यहाँ पर क्या है, इंटर फ्लावरिंग पीरियड ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। तो फिर इन्होंने तो जो क्वेश्चन पूछा है कि इस फेज को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज का पार्ट मानेंगे या फिर हम लोग किसका पार्ट मानेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज का पार्ट मानेंगे, तो हम लोग बहुत आराम से कहेंगे दिस फेज या दिस रिकवरी फेज comes under रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो दिस रिकवरी फेज कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिकवरी फेज किसके अंडर आता है, रिप्रोडक्टिव फेज के अंडर आता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेनिसेंस फेज। तो सेनिसेंस फेज क्या है, तो सबको पता है कि रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनिसेंस है और सेनिसेंस के बाद क्या है, डेथ है। तो सेनिसेंस फेज में क्या होता है कि अब ऑर्गेनिज्म डेथ की तरफ बढ़ने लगता है, और ऑर्गेनिज्म जब डेथ की तरफ बढ़ेगा तो उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट है उसका क्या होगा, उसका डिटीरियोरेशन होगा, ठीक है। तो उसमें जितना भी स्ट्रक्चरल और फंक्शन स्ट्रक्चरल पार्ट होता है वो डिटीरियोरेट होने लगता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे एक तरह से डिके होने लगता है। तो डिके होने के साथ साथ उसमें मेटाबोलाइट वेस्ट क्या होते चले जाते हैं, एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। जैसे प्लांट के केस में मोस्टली सेनिसेंस फेज में मेटाबोलाइट वेस्ट का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता रहता है। तो इस तरह से सेनिसेंस फेज में आप दो बातें कह सकते हो, एक तो स्ट्रक्चरल डिटीरियोरेशन होगा और साथ ही साथ क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगा, लेस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको प्रॉपर उसमें क्या कहते हैं, जो यंगनेस, जो आपको मेच्योरिटी नजर आ रही थी, जो उसके हेल्दी ऑर्गन्स नजर आ रहे थे ऑर्गेनिज्म के, वो धीरे धीरे आपको कैसे नजर आने लगेंगे, अनहेल्दी नजर आने लगेंगे। तो उस फेज को हम लोग कौन सी फेज कहेंगे, सेनिसेंस फेज कहेंगे। और सेनिसेंस के बाद क्या आ जाएगा, डेथ आ जाएगा। तो सेनिसेंस को सबसे पहली बात हम लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कह सकते हैं, ठीक है। और सेनिसेंस में हमने कहा कि आप बस दो बातें ध्यान रखना, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटीरियोरेशन होने लगेगा, और दूसरा क्या होने लगेगा, एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटीरियोरेशन को ही इन्होंने कनेक्ट कर दिया है, किससे होता है, बाय एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट से होता है। तो इसमें एग्जामिनर इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे लिख सकता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटेरियोरेशन बाय एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट, ये किस फेज से कनेक्ट है। तो आप लोग किस फेज से कनेक्ट करोगे, सेनिसेंस फेज से। फिर सेनिसेंस फेज के बाद क्या आएगा, तो सेनिसेंस फेज के बाद एक अल्टीमेट स्टेज आती है, और उस अल्टीमेट स्टेज को हमने क्या कहा है, तो उस अल्टीमेट स्टेज को हम लोग कहते हैं डेथ। तो उसके बाद ऑर्गेनिज्म की डेथ है। ये डेथ में हमने इस वजह से बनाया है कि हम लोगों को पता है ना, हम लोगों ने लिविंग वर्ड में पढ़ा था कि ह्यूमन के पास क्या होती है, सेल्फ कॉन्शसनेस होती है, ठीक है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शसनेस है, जो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कर सकता है, सोच सकता है, अपने बर्थ और डेथ के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें डेथ के बारे में भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही वो वर्ड है जिसमें बहुत सारा फिलोसफिकल स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है, छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ कॉन्शसनेस है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें बर्थ के बाद इस अल्टीमेट ट्रुथ को भी क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए,
और इसके बारे में सोचना चाहिए। अब आपको लगता होगा कि ये तो बेकार सी चीज़ है, कहीं ना कहीं हमें दुखी कर सकता है, हम इसके बारे में क्यों सोचें? नहीं, इसके बारे में सोचने से आपको ये फ़ायदा है ना कि जब आप इसके बारे में सोचोगे तो हमको पता लगेगा कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि उस लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें अपने रियल एम को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो ऑब्वियस है कि हम अपने रियल एम को आइडेंटिफाई करें और उसे पूरा करने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है। फिर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, अब ये जितने भी फेजेस आए, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज, क्वेश्चन ये है कि जो जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव के बाद जो सेनेसेंस फेज आता है, तो जो फेज उसमें ट्रांजिशन होता है, ठीक है, एक फेज से दूसरे फेज में जब ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होता है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है हार्मोन्स, ठीक है। तो इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज फेजेस। तो हार्मोन्स ही इन फेजेस की ट्रांजिशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंटरेक्शन। अब यहाँ पर लिखा है, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है कि ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होते हैं, तो इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? तो ये तो बात हम लोग समझ गए कि रिप्रोडक्टिव फेज की जो बिगिनिंग है वो हम लोग फ्लावर से पहचानते हैं, लेकिन फ्लावर के फॉर्मेशन को कौन इंड्यूस करेगा? हार्मोन इंड्यूस करेगा। तो ये तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, या रिप्रोडक्टिव फेज भी आ रहा है, तो वो भी किससे पहचाना जा रहा है? तो वो भी किससे पहचाना जा रहा है? फ्लावरिंग से पहचाना जा रहा है। लेकिन उसको इंड्यूस करने वाला फैक्टर कौन है? तो उसको इंड्यूस कौन कर रहा है? हार्मोन्स इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे रिप्रोडक्शन में भी, रिप्रोडक्टिव फेज में भी आने के बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जैसे एनिमल में बहुत सारे सीजनल ब्रीडर होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉन्टिन्यूसली क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करते रहते हैं, रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग अभी प्लांट के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि पेरिनियल जो होता है वो पॉलीकार्पिक है, लेकिन पेरिनियल पॉलीकार्पिक में जो फ्लावरिंग होती है वो एक रेगुलर इंटरवल में होती है, जिसको इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहा गया था। इसका मतलब है कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड किस में आ रहा है? तो पेरिनियल पॉलीकार्पिक में आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं सीजनल की तरह हो गया। तो इस ये हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये जो पेरिनियल पॉलीकार्पिक है, आज उसमें फ्लावरिंग हुई, फिर इंटर फ्लावरिंग पीरियड में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फिर फ्लावरिंग हुई। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसे इंटर फ्लावरिंग पीरियड या रिकवरी फेज में फ्लावरिंग होने से रोक रहा है? तो हम दो कंडीशन हमारे दिमाग में आ सकती हैं। पहली कंडीशन हम कह सकते हैं कि उस समय हार्मोन की सिंथेसिस शायद वहाँ पर क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। और दूसरी कंडीशन जिसको लेकर हम बिल्कुल कंफर्म हैं वो क्या है, क्योंकि उस समय फ्लावरिंग का सीजन नहीं है। तो इससे हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को दो बातें डिसाइड करती हैं, एक हार्मोन और एक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हार्मोन और एनवायरनमेंट का जो इंटरेक्शन है वही ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो फिर हम लोग इस स्टेटमेंट को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो हार्मोन और सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वही रेगुलेट करेगा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन, यहाँ पर बिहेवियरल एक्सप्रेशन से आप ये समझना कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कौन डिसाइड करेगा? तो कौन डिसाइड करेगा? इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। हम हमेशा ही बताते हैं कि इस दुनिया में इंटरेक्शन अपने आप में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यही इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया है। अगर इंटरेक्शन खत्म तो ये पूरी दुनिया ही लगभग खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लिविंग वर्ड में खूब एक्सप्लेन करते हैं, जब आपने पढ़ा होगा ना इंटरेक्शन एंड इमरजेंस, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड के बारे में आप जितना सोचोगे ना आपको उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है। तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, लेकिन हमको लगता है ना क्या हम इस पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं? तो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने इस वर्ड के बारे पर एनालिसिस किया तो आपको यूनिवर्स को समझने में मतलब उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी अभी आपको होती होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में, सीधे आते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? अब जैसे ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना हम लोग, तो हमारे दिमाग में बड़ी तेजी से फर्टिलाइजेशन आता है,
ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट तो होता ही है, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के जो पहले होता है उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन कह देंगे। ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आ जाएगा? फर्टिलाइजेशन में तो जैसे गैमेट का फ्यूजन है या सेल का फ्यूजन है, लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा? तो वो जो फ्यूजिंग सेल, फ्यूजिंग कंपेटिबल सेल या फ्यूजिंग गैमीट, ठीक है, जो फर्टिलाइज में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, उनका फॉर्मेशन कब होगा? तो फर्टिलाइजेशन के पहले। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं, गैमीट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, या गैमीट का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन से किसकी सिंथेसिस होगी? जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और फिर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद आपको पता है ना फर्दर इवेंट्स होते हैं, तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो फर्दर इवेंट्स होते हैं वो उसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कुछ केसेस में जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है, और कुछ केसेस में जहाँ, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती तो किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो वो सब बातें हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है, लेकिन उसके पहले एक बात बताई जा रही है, एक यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि अगर हम लोग पूरी बायोडाइवर्सिटी को देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या है, एनिमल्स हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। तो उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, मार्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली बहुत ज़्यादा क्या मौजूद है? डिफरेंसेस मौजूद है। तो मार्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली डिफरेंसेस मौजूद होने के बावजूद भी अगर हम लोग प्लांट में, एनिमल में, ठीक है, इवन फंजाई में, प्रोटिस्ट में अगर हम लोग देखें, अच्छा हमने मोनरा का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मोनरा में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं वो सभी में क्या है? एक जैसे हैं। सभी में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो प्रोसेस जरूर चलेंगे, एक फर्टिलाइजेशन और दूसरा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस या तो स्पोर बनाने के लिए होता है या फिर गैमीट बनाने के लिए होता है, ठीक है। और ये बातें हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ क्या कर चुके हैं? रिलेट कर चुके हैं। और उसके साथ रिलेट करके हम पहले ही आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हमने आपको फर्क बताया था तो वहां पर इस बात को बता दिया था, ठीक है। और फिर इस बात को बहुत अच्छे से तो हम लोग वहाँ पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात लिखी गई है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होने के बावजूद भी इनमें जो फंडामेंटल क्या कहते हैं सिमिलरिटीज मौजूद है, किस बात को लेकर? रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को लेकर। ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म exhibit fundamentally similar events and processes even though having different reproductive structure। तो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट फंडामेंटली सिमिलर इवेंट्स एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब जैसे जब हम लोग प्लांट पढ़ेंगे तो प्लांट में भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एनिमल पढ़ेंगे तो एनिमल में भी, और हमको पता है कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग है और एनिमल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। उसके बावजूद भी जो फंडामेंटल स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के? वो सेम होते हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पर सीक्वेंशियल इवेंट की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है, और फिर उसके बाद क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आपको फर्टिलाइजेशन तो पता ही है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? कंपेटिबल सेल या फिर गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा। अच्छा आपको लग रहा होगा ना बार बार हम गैमेट से पहले कंपेटिबल सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है ना कई बार गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे अगर हम हायर फंजाई देखें, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, वहाँ सोमैटोगेमी होती है, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। और गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास आते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास आएंगे तो इसका मतलब है कि गैमेट का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऊगैमी होती है, तो ऊगैमी के केस में क्या होता है कि फीमेल गैमेट कहीं नहीं मूव करता है तो उसके पास कौन आता है? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा किसके पास? फीमेल गैमेट। तो फिर हम लोग समझ गए कि
हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन में कौन से इवेंट्स पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग जाइगोट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और फिर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जैसे अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है तो वो भी हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले अब हम लोग एक एक बात को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इवेंट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स की तरह सोचेंगे कि गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट का ट्रांसफर। तो हम लोगों ने 11th में पूरा पढ़ रखा है ना, 11th में हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ रखा है। अगर आपने प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो ये जितने भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर हैं, ठीक है, चाहे ये पहला चैप्टर है या फिर दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों ही चैप्टर क्या हैं, तो ये दोनों ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। अगर मानिए किसी ने प्लांट किंगडम को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो किसी ने प्लांट किंगडम को अगर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो फिर वो इन दो चैप्टर्स को समझ ले, तब आपको प्लांट किंगडम समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि सारे प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, इन दो चैप्टर्स के थ्रू आपको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर जो फर्दर क्लासेस होंगी ना, तो फर्दर क्लासेस में जब आपका सिलेबस ओवर होगा तो उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम का क्या कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, तो ये तो हम लोग समझ गए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये मियोसिस से होता है या माइटोसिस से होता है। तो जैसे ही हम लोग गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि मियोसिस, ठीक है। लेकिन आपको हमने कहा ना, आप तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, आप तो क्या कहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको स्मार्ट स्टूडेंट की तरह सोचना है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से भी हो सकता है और मियोसिस से भी हो सकता है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है, और वो बात ये क्लियर है कि गैमीट्स जो होते हैं, तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। आप लोग जेनेटिक्स भी पढ़ रहे होगे, है ना। तो जेनेटिक्स में आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा होगा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप लोगों को पढ़ाया होगा कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये बात वहाँ पर ही बता दी जाती है। तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हैप्लॉइडी को इंश्योर कौन करता है, तो हैप्लॉइड डी को इंश्योर कौन करता है, मियोसिस करता है, ठीक है। लेकिन हमने लिखा है कि गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से भी हो सकता है, और गैमेट का फॉर्मेशन किससे हो सकता है, मियोसिस से भी हो सकता है। तो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ईदर थ्रू माइटोसिस और थ्रू मियोसिस। अब आपको सोचना कैसे है, हमने कहा ना स्मार्ट स्टूडेंट की तरह सोचना है। मियोसिस कब होगा, तो मियोसिस तब होगा ना, मान लेते हैं ये ऑर्गेनिज्म है, ये गैमीट को बना रहा है, तो गैमीट तो हैप्लॉइड है, मतलब एन। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो फिर 2n से n बनाना है, तो मियोसिस होगा। लेकिन अगर आप सोचो ऑर्गेनिज्म खुद हैप्लॉइड है, तो अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है और गैमीट भी हैप्लॉइड है, तो उस केस में मियोसिस नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि गैमेट का फॉर्मेशन या तो माइटोसिस से होगा या तो मियोसिस से। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी पर, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो फिर उससे जब गैमेट बनेगा तो माइटोसिस से, और अगर डिप्लॉइड से बनेगा तो फिर उसका मतलब है क्या हो जाएगी, मियोसिस, ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड कहाँ पर है, अगर हम एल्गी की बात करें, अगर हम लोग ब्रायोफाइट की बात करें, ठीक है, तो एल्गी हैप्लॉइड होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होता है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। एनिमल के केस में मोस्ट ऑफ एनिमल के केस में एनिमल कैसे होते हैं, मतलब डिप्लॉयड ही होते हैं, मोस्टली डिप्लॉयड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हनी बी के केस में जो मेल होता है वो क्या होता है, हैप्लॉयड। अब जैसे अगर हम लोग है डिप्लॉयड हैं, तो हम लोगों में गैमेट का फॉर्मेशन किससे हो जाएगा, मियोसिस से हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो हनी बी का जो मेल होता है, हनी बी में आपको पढ़ाया गया होगा ना कि हनी बी में जो फीमेल होती है वो वर्कर होती है, क्वीन होती है, और मेल को वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोन कहते हैं। और हनी बी का जो मेल होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। तो हनी बी का मेल ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉयड है, तो वो जब स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, तो हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाने के लिए वहाँ पर क्या होगी, माइटोसिस, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग ठीक बहुत तेजी से इसी तरह प्लांट में मत सोच लेना। जैसे प्लांट के केस में एल्गी हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर माइटोसिस होगा। ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है तो मतलब माइटोसिस होगा। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड है, तो आप ऐसा मत सोच लेना कि वहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा, बिल्कुल नहीं।
ठीक है, तभी हम आपसे कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है प्लांट में गैमीट का फॉर्मेशन हमेशा ही किससे होता है? तो हमेशा ही वहां पर माइटोसिस से होता है। प्लांट में गैमीट का फॉर्मेशन कभी भी मियोसिस से नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि प्लांट में जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो जिस स्ट्रक्चर से होता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट से गैमीट बनता है और गैमेटोफाइट खुद हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। तो अगर गैमेटोफाइट से गैमीट बनना है और गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा तो माइटोसिस होगी या मियोसिस होगा? तो ऑब्वियस है क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो वो बातें हमने लिख रखा है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में बैठा लो, प्लांट में चाहे एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, ठीक है, प्लांट में गैमीट का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है? गैमेटोफाइट। अब जैसे एंजियोस्पर्म में पहुंचते हैं तो एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी तो डिप्लॉयड है, लेकिन वहां पर जो गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होती है तो गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर वहां पर हैप्लॉयड है। कैसे? आपको पता है, आपने प्लांट के केस में माइक्रोस्पोर पढ़ा होगा। तो माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोर से पॉलिन ग्रेन बनेगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आ जाएगा। तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा और पॉलन ग्रेन में किसका फॉर्मेशन होता है? मेल गैमेट का। तो पॉलन ग्रेन खुद अपने आप में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और वो अगर मेल गैमेट को बनाएगा तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा तो क्या होगा? तो माइटोसिस होगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी प्लांट को उठा लें, किसी भी प्लांट को उठा लें, जैसे अगर हम लोग बात करें ब्रायोफाइट में, ठीक है, तो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट होता है, तो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट होता है वो तो हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट का मेन प्लांट हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर है, तो ब्रायोफाइट का खुद मेन प्लांट ही क्या है? गैमेटोफाइट है। तो वो गैमेट का फॉर्मेशन कैसे करेगा? तो वो माइटोसिस से करेगा। अब देखो, ब्रायोफाइट एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है और एंजियोस्पर्म एक क्या है? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। लेकिन एंजियोस्पर्म में भी गैमेट का फॉर्मेशन हमने हैप्लॉइड से किया और ब्रायोफाइट के केस में भी गैमेट का फॉर्मेशन हमने हैप्लॉइड से ही किया। मतलब एंजियोस्पर्म हो चाहे ब्रायोफाइट हो, गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है? गैमेटोफाइट। ठीक है, तो प्लांट के केस में अपने दिमाग में एक बात आप बैठा लो कि प्लांट के केस में कोई भी हो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट के केस में गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हमेशा ही किससे होता है? तो प्लांट के केस में गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा ही किससे होता है? गैमेटोफाइट से होता है। ठीक है, अब गैमेटोफाइट कौन है? हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। आपको पता है एल्गी और ब्रायोफाइट के केस में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड है, मल्टीसेलुलर है, तो वही गैमेटोफाइट है। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये होते डिप्लॉयड हैं। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड होते हैं तो पहले ये गैमेटोफाइट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस करके स्पोर बनाते हैं और फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है और फिर उस गैमेटोफाइट से गैमीट बनता है। ठीक है, तो अब देखो, मियोसिस से स्पोर बना मतलब स्पोर हैप्लॉइड, स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड और गैमेटोफाइट से गैमीट बनेगा तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड। आ गया होगा आपको समझ में? ठीक है, तो ये हमने आपको प्लांट किंगडम का कॉन्सेप्ट बताया। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक हमेशा ही प्लांट किंगडम के केस में गैमेट का फॉर्मेशन गैमेटोफाइट से होगा। हाँ, ये हो सकता है कहीं पर खुद मेन प्लांट बॉडी ही क्या है? गैमेटोफाइट है, एल्गी और ब्रायोफाइट के केस में। और टेरिडो, जिम्नो, एंजियो पहले गैमेटोफाइट को बनाएंगे और फिर उसके बाद गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट से गैमेट हमेशा किसके बनेगा? माइटोसिस के थ्रू बनेगा, क्योंकि गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है और गैमेट भी कैसी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको हमने कई बार आपको बता दिया। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा। कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि अभी तो बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, अब हम गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से कर रहे हैं, तो क्या मियोसिस नहीं होता है? ठीक है, तो हमने आपसे ये थोड़ा ना कहा है कि गैमेट बनाने के लिए हमेशा क्या होता है? मियोसिस। हमने आपसे बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस जानते हो किस बात के लिए हो सकता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के दो एम होते हैं। मियोसिस या तो स्पोर बनाने के लिए होता है और मियोसिस या तो गैमेट बनाने के लिए होता है। अब जैसे हम लोग एनिमल हैं तो हम लोगों के केस में जो मियोसिस होता है उससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। प्लांट के केस में और गैमेट का फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हम लोगों ने अपने केस में कह दिया या एनिमल के केस में कह दिया ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। अब अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में क्या है? तो प्लांट के केस में अभी हमने आपसे कहा कि माइटोसिस से गैमेट बनता है। ठीक है, लेकिन आप याद करो, हमने आपसे कहा कि गैमेटोफाइट किससे बनता था? स्पोर से बनता था। ठीक है, और स्पोर किससे बनता है? तो स्पोर जो बनता है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर से बनता है और स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर से अगर बनेगा और स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉयड। ठीक है, तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक
स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर से जब स्पोर बनना होता है तो क्या हो जाती है, मेयोसिस होती है। और डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्पोर से जो स्पोर हैप्लॉयड स्पोर बनता है वो भी कब बनता है, तो वो भी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। ठीक है, अब हमने आपसे कहा ना कि ये तो प्लांट किंगडम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आप देखो, आप अपने दिमाग में एक कंक्लूजन बैठा लो, आप अपने दिमाग में ये कंक्लूजन बैठा लो कि मियोसिस के दो एम है। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपकी बहुत मदद करेंगे। मियोसिस के दो एम है, या तो मियोसिस क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, तो या तो मियोसिस गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और या तो मियोसिस किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मियोसिस के दो एम है, या तो गैमेट फॉर्मेशन या तो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स होगा। और गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये जो मियोसिस है, तो मियोसिस हमेशा कब होगा, तो मियोसिस में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मियोसिस हमेशा कब होगा, तो मियोसिस हमेशा कब होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब मियोसिस हो रहा है, ठीक है, तो या तो गैमेट बनाने के लिए होगा या तो स्पोर बनाने के लिए होगा। स्पोर बनाने के लिए प्लांट में होगा और गैमेट बनाने के लिए कहाँ होगा, एनिमल में। अब ये जितनी भी बातें लिखी हैं अब आपको सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर देते हैं। तो देखिए, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, आपको पता है ना, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसे हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखो फिर से हमने सोचने वाला सिंबल बनाया है ना। अभी आप लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो हैप्लॉइड का हमेशा मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली नहीं होता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड का हमेशा एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म सोचो टेट्राप्लॉइड है, तो अगर ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड है और उस टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से अगर गैमीट बनेगा तो फिर वो गैमीट कैसा होगा, तो डिप्लॉइड होगा। तो हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि गैमीट में हमेशा, या फिर हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हैप्लॉइड में हमेशा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। फिर से बात को सुनिए, ये बात हमने आपको सेल डिवीजन में पढ़ाई होगी। ठीक है, अगर 11th में आपने पढ़ा होगा, आपको होता है कि क्या होता है, तो देखो क्या होता है, फिर से सुनो। अगर ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड है और वो गैमीट बना रहा है, तो एक टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर गैमीट को बनाता है, ठीक है, तो एक टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर गैमीट को बनाता है, तो अभी हमने प्रीवियस जस्ट पहले अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, गैमीट और ऑलवेज हैप्लॉइड। तो फिर ये जो गैमीट बनेगा भले ही वो टेट्राप्लॉइड से बने, अभी भी वो क्या है, वो अभी भी हैप्लॉइड ही है। ठीक है, तो अगर अभी भी वो हैप्लॉइड है लेकिन टेट्राप्लॉइड से अब गैमीट बनेगा, तो 4n का हाफ क्या हो जाएगा, तो 4n का हाफ क्या हो जाएगा, 2n। तो इस केस में ये जो 2n वाला गैमीट है वो खुद किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2n का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड। तो बड़ी मजेदार बात ये है कि हैप्लॉइड खुद क्या है, तो हैप्लॉइड खुद कुछ केसेस में क्या हो सकता है, डिप्लॉयड हो सकता है। तो आप हमेशा ही हैप्लॉइड को वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसे तो जनरली बहुत पॉपुलर है कि हैप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन हैप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम तब है जब ऑर्गेनिज्म कब है, तो जब ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉयड है। तो इस केस में हमने क्या क्या चीज किस बात को सोचना है, तो इस केस में, तो इस केस में हमें ये इस बात को सोचना है, व्हेन ऑर्गेनिज्म क्या है, तो जब ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉयड है। इसका मतलब हैप्लॉइड का मतलब हमेशा ही वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये बात समझना है अगर हैप्लॉइड की एक यूनिफॉर्म, अगर हम आपको डेफिनेशन दे, एक जनरलाइज डेफिनेशन जो कभी गलत ना हो, तो आप उसको जीन और एलील से समझिए, वो अपने आप में बहुत सही होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जीन और एलील से अगर हम लोग इस बात को समझे, ठीक है, आप हैप्लॉइड का मतलब हमेशा क्या समझो, तो आप हैप्लॉइड का मतलब हमेशा समझो जो भी टोटल प्लॉइडी है ना, तो जो भी बिफोर मियोसिस प्लॉइडी है, ठीक है, उसका हाफ जो होगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। अगर ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। तो आप हैप्लॉइड को हमेशा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है मत कहिए। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हैप्लॉइड को वन सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, जबकि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को आप क्या बोला करो, मोनोप्लॉइड। तो मोनोप्लॉइड मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब क्या हो जाएगा, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जानते हो जब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो जब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि एक ही जीन की कितनी कॉपी होती हैं, दो कॉपी होती हैं। ठीक है, जब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि एक जीन अपने आप को कितने एलील से रिप्रेजेंट करता है, एक ही एलील से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो इसका मतलब है कि एक जीन की कितने रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, दो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो एक जीन के कितने एलील्स हो सकते हैं, दो एलील।
तो हम आपसे बस इतना कह रहे हैं कि आप कभी भी मोनोप्लॉइड को, डिप्लॉइड को, ट्रिप्लॉइड को, टेट्राप्लॉइड को, हैप्लॉइड को अगर आप जीन और एलील से समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए आसान है। अब यहाँ पर हम जीन और एलील के रिस्पेक्ट से आपको बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर किसका है, तो ये प्रॉपर अभी आप जब जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ाया जाएगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम को का जो पेयर होता है ना, वही किससे, आप उसको किसके साथ रिलेट कर सकते हो, एलिलिक पेयर के साथ रिलेट कर सकते हो। तब आप सोचना वन सेट के बारे में, तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब एक जीन की कितनी कॉपी, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब एक जीन की कितनी कॉपी, है ना। तो फिर आपको अगर आप जीन और एलील के कॉन्सेप्ट से सोचोगे तो आप मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हैप्लॉइड, इनको आप और भी अच्छे से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन अकर्स थ्रू माइटोसिस और मियोसिस डिपेंड्स ऑन प्लॉइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये प्लॉइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है या फिर प्लॉइडी ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड, या फिर उस स्ट्रक्चर की प्लॉइडी पर डिपेंड करता है जिससे गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो मियोसिस करके हैप्लॉइड गैमेट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा अच्छा है अगर हम क्या लिख दें, अगर ऑर्गेनिज्म लिख दें या फिर हम लिख दें कि अगर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, मियोसिस होगा। और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की जगह भी हम क्या कर दें, तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की जगह भी अगर हम ये लिख दें स्ट्रक्चर, ठीक है। हम क्यों स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो आप ये मत सोचना कि अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो फिर मियोसिस से गैमेट, तो प्लांट के केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि प्लांट के केस में अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है तब भी मियोसिस नहीं होती है, क्योंकि प्लांट के केस में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पहले मियोसिस करके हैप्लॉयड स्पोर बना लेता है, फिर गैमेटोफाइट बना लेता है, फिर गैमेट बनाता है, ठीक है। तो अगर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से गैमेट बनेगा तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से गैमेट बनेगा। अब जैसे हम लोगों के केस में, अब जैसे अभी आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा जूलॉजी में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको oogoनियम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको स्पर्मेटोगोनियम पढ़ाया जाएगा। तो oogoनियम और स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है, और उसी से सीधे क्या बनता है, तो oogoनियम स्पर्मेटोगोनियम से ही सीधे क्या बनता है, गैमेट बनता है। तो oogoनियम स्पर्मेटोगोनियम 2n होते हैं तो उससे सीधे गैमेट बनेगा, तो ऑब्वियस है क्या होगी वहां पर, मियोसिस होगी। लेकिन अगर हम प्लांट के केस में गए तो हमने अभी आपको बताया कि oogoनियम स्पर्मेटोगोनियम जैसे स्ट्रक्चर से नहीं, वहां गैमेट का फॉर्मेशन सीधे सीधे किससे होगा, गैमेटोफाइट से होगा। और गैमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर होती है, हैप्लॉइड, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को रिकॉल करना। इन एनिमल एक्सेप्शनली एक्सेप्ट हनी बी, तो हमने कहा है कि एनिमल में अगर हम हनी बी को छोड़ते हैं तो गैमेट का फॉर्मेशन किससे होता है, मियोसिस से होता है। लेकिन प्लांट के केस में, तो प्लांट के केस में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि प्लांट के केस में गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा ही किससे होता है, माइटोसिस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इस पर हमने काफ़ी आपसे बात कर डाली। अब अगर हम लोग बात करें इन प्लांट फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, इस बात को हमने लिख दिया। प्लांट के केस में कभी कंफ्यूज मत होना, प्लांट के केस में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गैमेटोफाइट, ठीक है। तो क्यों वहां पर प्लांट के केस में हमेशा माइटोसिस होती है, देखो हमने नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि व्हाइल इन प्लांट्स गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड थ्रू माइटोसिस, गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा ही किससे होता है, माइटोसिस से होता है। तो हमने उसी बात को लिखा है कि गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा ही माइटोसिस से क्यों होता है। तो प्लांट्स में एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म गैमेट हमेशा ही किससे बनता है, गैमेटोफाइट से। और गैमेटोफाइट कैसी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर। तो जो बातें हमने आपसे कही है ना उसको हमने लिख दिया। फिर हमने उस बात को भी लिख दिया कि प्लांट के केस में हम लोग इस बात से कंफ्यूज ना हो जाए कि गैमेट का फॉर्मेशन अगर माइटोसिस से हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मियोसिस नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। वहां पर दो तरह की मियोसिस होती है प्लांट के केस में, वहां जाइगोटिक मियोसिस होती है या फिर स्पोरिक मियोसिस होती है। अगर हम एल्गी की बात करें तो वहाँ जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो वहाँ जाइगोटिक मियोसिस है। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक की बात करें तो वहाँ पर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस, क्योंकि वहाँ पर स्पोर मियोसिस से बनता है, फिर उस हैप्लॉइड स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो बट नेवर गेट कंफ्यूज्ड दैट इन प्लांट्स मियोसिस डजंट टेक प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंफ्यूज मत होइएगा। इन प्लांट्स मियोसिस टेक्स प्लेस बिफोर गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो हमने क्या लिखा है, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होता है, ठीक है। और ये स्पोर फॉर्मेशन कितने तरह से होता है, दो तरह से होता है, जाइगोटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस। ये सब प्लांट किंगडम की बातें हैं। जाइगोटिक मियोसिस से किस में हो जाता है, तो जाइगोटिक मियोसिस से एल्गी में हो जाएगा, और स्पोरिक मियोसिस से किस में हो जाएगा, स्पोरिक मियोसिस से ब्रायोफाइट से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जाइगोटिक मियोसिस से एल्गी में इस वजह से होता है क्योंकि स्पोरोफाइट जो जाइगोट से, दरअसल स्पोरिक मियोसिस क्या है, स्पोरिक मियोसिस में
स्पोरिक मियोसिस में स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं। किससे बनते हैं स्पोर्स? स्पोरोफाइट से स्पोर्स। तो ये सब खैर प्लांट किंगडम में आपको आ जाना चाहिए। स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं। स्पोरोफाइट कैसी स्ट्रक्चर होती है? ये डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। तो डिप्लॉय, और ये स्पोरोफाइट खुद किससे बनता है? एम्ब्रियो से बनता है, ठीक है। तो स्पोरिक मियोसिस जहाँ होती है वहाँ क्या होता है? जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है, फिर उसमें मियोसिस से क्या बनता है? स्पोर बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ये क्या कहते हैं? स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। लेकिन एल्गी के केस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। तो एल्गी के केस में एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन ही नहीं है, तो एल्गी के केस में क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्पोरोफाइट से स्पोर वाला इवेंट चलेगा नहीं। लेकिन एल्गी के केस में स्पोर्स तो बनना ही है। क्यों स्पोर बनना है? क्योंकि एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट। और हमने आपसे कहा कि गैमेटोफाइट हमेशा किससे बनेगा? स्पोर से बनेगा। तो फिर एल्गी क्या करता है? जाइगोट में ही मियोसिस कर लेता है, और जाइगोटिक मियोसिस से ही किसका फॉर्मेशन हो जाता है? स्पोर से, ठीक है। तो फिर हम आपको एक प्लांट किंगडम का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है। सब आपकी प्लांट किंगडम में बहुत मदद करेगा। प्लांट किंगडम में जो मियोसिस होती है ना, तो प्लांट किंगडम में मियोसिस किस बात के लिए होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि प्लांट किंगडम में मियोसिस किस बात के लिए होती है? स्पोर फॉर्मेशन के लिए होती है। लेकिन स्पोर फॉर्मेशन दो तरह से होगा। तो स्पोर फॉर्मेशन या तो जाइगोटिक मियोसिस से होगा, और या तो किससे होगा स्पोर फॉर्मेशन? या फिर किससे होगा? स्पोरिक मियोसिस से होगा। स्पोरिक मियोसिस से वहाँ होगा जहाँ स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट वहाँ होगा जहाँ एम्ब्रियो होगा, तो ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म। और जहाँ पर एम्ब्रियो स्पोरोफाइट नहीं है, ठीक है, वहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन किससे होगा? जाइगोटिक मियोसिस से होगा, ठीक है। तो मियोसिस किस बात के लिए होती है? स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन के हमने आपको दो तरीके बता दिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए, यहाँ के लिए भी और कहाँ के लिए? तो यहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके प्लांट किंगडम में ये सारे कॉन्सेप्ट काम आ जाएंगे, ठीक।